देख, क्योंकि अभी इससे पहले तो वाली वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। अब ये 9th क्वेश्चन है। अब 9th क्वेश्चन के अंदर तेरे से क्या पूछा हुआ है ये देखते हैं। अब ये पूछा हुआ है, इफ़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू अ वायर्स। ये तेरे से पूछा हुआ है। ये फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है। और तेरे से ये पूछा हुआ है कि अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। अगर 0.5 एम्पियर करंट 2 आवर्स के लिए फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 2 आवर्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स तेरे फ्लो करेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर। तो अब देखो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। लेकिन जो टाइम होता है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली होती है, टाइम शुड बी इन सेकंड। यहाँ पर आवर्स में है टाइम, तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। और चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम। तो करंट ये आ गया हमारा, करंट क्या है, डायरेक्ट हमें 0.5 दे रखा है। और टाइम 2 इंटू 60 क्यों, हमें सेकंड में चेंज करना है इसलिए। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 ऊपर, नीचे 10, 10 से 10 कट गया, क्या बच गया 3600। तो चार्ज क्या आ गया 3600। और चार्ज की हमारी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हमारे पास चार्ज आ गया कि हमारा एक वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के अंदर कितना। अब चार्ज से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास, अब हमें ये बात पता है कि अगर हम 1 फैराडे चार्ज की बात, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम, अगर हमारा जो करंट है या सॉरी चार्ज है वो फ्लो करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल में कितने एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na। 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे, 96500 कूलम्ब में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। ये बात समझ आ गई, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे किसके अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे कितने के अंदर, 96500 के अंदर। तो 1 कूलम के लिए कितने होंगे, 1 कूलम के अंदर कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 को 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा कितना कूलम चार्ज आया था, 3600। तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 965 को जब इससे काटेंगे तो क्या आएगा 2.24 और 10⁻22। मतलब इसको चेंज कर रखा है जस्ट, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल रखे हैं। समझ आ गया तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल। बस तेरे को क्या दे रखा है, करंट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तेरे को दे रखा था कितना अमाउंट ऑफ करंट है, करंट है 0.5, 2 आवर्स के लिए फ़्लो कर रहा है। और तेरे से इलेक्ट्रॉन्स कितने फ़्लो करेंगे वो पूछ रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। टाइम सेकंड में होना चाहिए, पहले आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, देन मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो हमारा ये आ गया। इसके बाद जब हमने निकाला तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया 3600 कूलम। अब हमें पता है कि 96500 कूलम मतलब 1 फैराडे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 कूलम के अंदर कितना करेगा, 96500 से डिवाइड कर देंगे। और हमारा जितना कूलम आया है चार्ज, उसको क्या करेंगे, इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है। बस तेरे को ये बताना है, तेरे से क्वेश्चन पूछा होगा, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। कौन कौन से मेटल्स हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, बेसिकली तेरे से ये पूछा गया। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हमारे 4 मेटल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। बस ऐसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा कि कौन से मेटल्स कर सकते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सपोज़ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो दे दिया, साथ में आयरन लिख दिया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछने का ज़्यादा बनता है। इनके अलावा कोई एक और नाम ले देंगे और लिख देंगे नॉट एक्सट्रैक्टेड, तो वो वाला आंसर तेरा हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट कौन कौन से किए जा सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देख, अब ये फिर से फैराडेज लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तेरे को ये रिएक्शन दे रखी है,
Cr2O7 14 H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन। बस बेसिकली ना जब भी ऐसी कोई रिएक्शन वगैरह दे रखी हो और तेरे से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछे नीडेड, या कुछ भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछे, तो तेरे को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो तेरे को ये जो रिएक्शन में n है उसका यूज़ होता है। तेरा 6 है यहाँ पे n की वैल्यू, बस ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के अंदर। अब इसके बाद क्या है, अब तेरे को बताना है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। अब 1 मोल ही है यहाँ पे और कोई भी नहीं है, स्टोइचियोमेट्री मतलब 1 है, तो 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 6। फ्रॉम द गिवन रिएक्शन 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव रिक्वायर्ड 6 फेराडे। अब 6 फेराडे हमने कैसे लिखा? 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 6 फेराडे। अब 6 फेराडे कितना होगा? फेराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500। 1 फेराडे की तो 6 की कितनी होगी? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। बस वही लाइन लिख देंगे जो हमारी क्वेश्चन के अंदर लाइन लिखी हुई है, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रिडक्शन ऑफ, वही जो बस हमें लाइन लिखी हुई है, फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O7। बेसिकली ये चेक करना है हमें, दो चीज़ें चेक करनी होंगी यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। एक तो स्टोशियोमेट्री जो इस कंपोनेंट की, सपोज यहाँ पे एक कुछ नहीं है या एक है, तो एक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ करें तो 6 फेराडे। सपोज यहाँ पर 2 लिखा होता, मैंने यहाँ पे 2 मोल लिखे होते और तेरे से पूछा 1 का ही होता, तो क्या होता? 2 मेल के लिए 6 लग रहे हैं तो एक के लिए कितने लगेंगे? 3। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाता तेरा? 3 फेराडे। समझ आ गई तेरे को बात? बस यहाँ पे यही देखना है स्टोशियोमेट्री और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तेरे से 1 मोल का पूछा है, यहाँ पर 1 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में दे रखे हैं डायरेक्टली ले लेगा। सपोज यहाँ पर 2 मोल दे रखे हैं और पूछा तेरे से 1 का है, तो तू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर लेगा 2 से। बस यही तेरे को काम करना है। और अगर सपोज तेरे से यहाँ पर 2 मोल का पूछा हुआ है और दिया तुझे 1 मोल का हुआ है, जैसे यहाँ पर तेरे से पूछ लिया 2 मोल का बताओ भाई, और यहाँ पे तो 1 का दे रखा है, तो 1 के लिए 6 लग रहे हैं, अगर एक के लिए 6 लग रहे हैं तो 2 के लिए कितने लगेंगे? 12। ठीक है, समझ आ गई किस तरीके से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन? तो अगर यहाँ पे तो फिर क्या हो जाता, अगर 2 के लिए पूछ लेते तो 12 फेराडे, तो 12 इंटू 96500 जो आंसर आता वही था सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, 1 के लिए पूछा हुआ है और 1 ही यहाँ पे स्टोशियोमेट्री कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी डायरेक्टली दे रखे हैं, तो फेराडे से डायरेक्ट बस जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसको 96500 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देख, अब ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। अब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है उसको डिस्प्लेस करने की सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर है या और किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर है, तो डिस्प्लेस करने की पावर कैसे है? तो सबसे पहले मैग्नीशियम, देन कॉमा एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर। Ag सिल्वर, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर। ये 6 के 6 हैं और इनकी ये इसी ऑर्डर में इनको याद करना पड़ेगा। बस ये डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे पूछे ना भी पूछे, इतना इंपॉर्टेंट कोई खास क्वेश्चन तो ये है नहीं। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपैरेटिवली, पिछले वाला तो नहीं था, ये है। इसके अंदर क्या दे रखा है देखो, इसमें देखो दे रखा है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और तुझे रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका देखो रिड्यूसिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और तुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग लगाना है। देख, अब यहाँ पर सबसे पहले तो तुझे ना ऐसा क्वेश्चन करते टाइम ये चेक करना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने तेरे को एक बात बताई थी कि अगर हमें हमारी इलेक्ट्रोड राइट में है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है हर केस में। देख, इलेक्ट्रोड राइट में है, के राइट में है, के पॉजिटिव, पोटेशियम के केस में राइट में, सिल्वर के केस में राइट में है, मरकरी के केस में राइट में है, मैग्नीशियम में राइट में, क्रोमियम में राइट में, मतलब ये सारे क्या दे रखे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम ये देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है या ऑक्सीडेशन। सारी की सारी किसकी वैल्यू दे रखी है? ये रिडक्शन पोटेंशियल की। और तुझे पता है
रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस साइन अपोजिट होता है। सपोज अगर के पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल -2.393 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, +2.93 वोल्ट। मतलब वैल्यू तो सेम है, बस ये साइन अलग अलग है। ये यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, अभी अब तक को पता चल गया सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब हमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो हमें अब इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा और उसी का ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिड्यूसिंग पावर होगी। अब देखो और दूसरे तरीके से समझ नहीं आ रहा था, कोई नहीं, बस तू इसी को समझ ले, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और उसका रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा, और जिसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। अब हर एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा ये रिडक्शन की टर्म्स में दे रखा है इसको ऑक्सीडेशन की टर्म्स में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे -2.93 वोल्ट है, +2 ऑक्सीडेशन, ये सारे रिडक्शन थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में लिख लेंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। ये क्या था, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, बाकी ये माइनस था ये भी माइनस था, इन दोनों को प्लस प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमने सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। अब इन सब में से 1 2 3 4 5 सब में से किसका सबसे ज़्यादा, 2.93, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका है 2.37, फिर मैग्नीशियम आ गया। उसके बाद किसका है 0.74 क्रोमियम आ गया। उसके बाद किसका है माइनस और 0.79 मरकरी का, फिर किसका सिल्वर। अब ये ध्यान रखियो मरकरी और सिल्वर में कहीं कहीं 8 0 बड़ा है 7 9 छोटा है, लेकिन ध्यान रखियो माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, बस इस तरीके से हमने करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अगर हमसे पूछ ली जाए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन की टर्म्स में गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में। रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में गिवन हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में। मतलब जो भी साइन अगर प्लस की वैल्यू हो तो माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस की है तो प्लस में चेंज कर देंगे। और हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर का बताना है। तो रिड्यूसिंग पावर का बताना है तो हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ईजिली गेट रिड्यूस, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगी उस चीज़ की, रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, बस रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर फिर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने लिख दी। समझ आ गया इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। ठीक है, अब तक को ये बात समझ आ गई कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कैसे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल टर्म्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस है। अब तुझे इसको गैल्वेनिक सेल को डिपिक्ट करना है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें ABC रूल को फॉलो करना होता है। A का मतलब एनोड, B का मतलब ब्रिज और C का मतलब कैथोड। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। ये बातें याद रखना चाहिए। एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, ABC रूल यूज होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, B का मतलब ब्रिज, C का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार चीज़ें समझ आ गई। देखो हमें किसी भी गैल्वेनिक सेल को डिपिक्ट करना, मतलब हमें बेसिकली उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हम ABC रूल को फॉलो करते हैं। A का मतलब एनोड, एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। B का मतलब क्या है सॉल्ट ब्रिज, और नेक्स्ट क्या होती है रिडक्शन, रिडक्शन। C पे क्या है कैथोड, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर ये देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। अब Zn क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। हमारा जो जिंक है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। तो मतलब जिंक 0 से किस में जा रहा है +2 के अंदर जा रहा है, 0 से 2 के अंदर जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे +1 Ag किस में जा रहा है 0 के अंदर, मतलब गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिडक्शन।
तो यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख देती हूँ ताकि और आसान हो। मैंने इसलिए यहाँ पे रिएक्शन पे लिख दी कि जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड पे। और यहाँ पे 2Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag के अंदर जा रहा होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का होता है कैथोड पे। आप ABC रूल यूज़ करेंगे। एनोड हमारी क्या होती है, जिंक वाली, तो Zn2 पॉजिटिव, देन B का मतलब ये ब्रिज बना दिया। देन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैथोड। तो कैथोड क्या है हमारी, Ag वाली इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमारी क्या कैथोड आ गई, एनोड, ये बीच में ब्रिज। ABC रूल फॉलो हो गया। तो हमें डिपिक्ट करना था सेल को, तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। अब हमेशा जो एनोड होती है ना, ये ध्यान रखिए, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये गैल्वेनिक सेल में पूरा मैंने बताया भी, अगर तुझे उस वीडियो में समझ आया है तो, कि कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड। और यहाँ पे हमारी एनोड की तरह कौन सी एक्ट कर रही है, जिंक वाली इलेक्ट्रोड। तो क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब इसके बाद पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट पूछ रखा है कि द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। करंट कैसे कैरी होगा, तो करंट होता है ना, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा। सिल्वर से जिंक के केस में कहाँ से फ्लो होगा, द करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक इन द एक्सटर्नल सर्किट। करंट का फ्लो की डायरेक्शन पूछ रखी है और कहाँ से होगा ये पूछ रखा है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि हमें सेल रिएक्शंस लिखनी है। क्या, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ईच इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रोड होती है, एक तो कैथोड होती है, एक एनोड होती है। तो कैथोड और एनोड की सेपरेट सेपरेट रिएक्शन पूछ रखी है। ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, यही हमारी जो ये एनोड वाली रिएक्शन, ये कैथोड वाली है, यही सर यही मैंने यहाँ पे दोबारा लिख रखी है कि एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रही है, एट एनोड क्या रिएक्शन। ठीक है। बस तेरे से इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, एक सेल दे रखा था, एक रिएक्शन दे रखी थी, और बस उससे का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना था। तुझे ये बताना था इलेक्ट्रोड कौन से, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है, एनोड वाली नेगेटिवली चार्ज होती है हमारी। एनोड यहाँ पर कौन सी है, जिंक वाली, तो जिंक नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, और तीसरा इंडिविजुअल सेल रिएक्शन। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिल्वर से जिंक, Ag से Zn की तरफ थ्रू द एक्सटर्नल सेल। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे देख, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 या 14 जो भी है, 14, 15, देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब तुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या निकालना है, ई नोट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल जिनकी सेल रिएक्शन ऐसे, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे थे, तो एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, और नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है। तो इससे तो वो क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद तुझे क्या करना है, डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन भी 3 नंबर में आ जाता है, इसमें दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ली गई हैं, दोनों चीज़ें बतानी है। अब देखा, पहला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम। पहला क्या है, पहले के अंदर है 2 Cr3 पॉजिटिव 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो रही है, ये देखना है तुझे। अब देख, Cr0 से जो ये क्रोमियम है, ये 0 से किस में जा रहा है, +3 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा। यही हमने रिएक्शन नीचे लिखी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, Cr किसके अंदर चेंज हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो हमारा इसके अलावा जो है 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल 3 कैडमियम में जा रहे हैं, मतलब +2 से 0 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर जा रहे हैं, कैडमियम के अंदर। अब ये ध्यान रखियो, रिडॉक्स के अंदर हमेशा जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होना चाहिए। अब इधर तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो ऐसा कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर तेरे को ऐसा एग्जांपल कोई मिल जाए जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं दे रखा है, तेरे को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग दे रखा है, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ के थ्रू। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3 को 2 से 6 आ गया, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। इस तरीके से हमेशा हमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन के केस में बराबर होते हैं। कभी भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स के केस में अलग अलग नहीं हो सकते। अगर हमारी रिएक्शन के अंदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग दे रखा है, हमारी रिएक्शन में आ रहे हैं अलग अलग, तो हम किसी भी नंबर से दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस n की वैल्यू तो दिखा दियो कि क्या हो रहा है, कि भाई हाँ इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन को 3 से किया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पहले हो रहा है वो ऑलरेडी वही रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चिंता दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड है, ये कैथोड है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो निकाल ली नॉनेस्ट के लिए। अब ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैडमियम वाला, और कैडमियम वाले के लिए क्वेश्चन में गिवन ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, -0.40 वोल्ट। कैथोड फिर माइनस का साइन आएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट। अब एनोड के लिए क्या दे रखी है हमारी कैडमियम के लिए वैल्यू हो गई, कैथोड के लिए एनोड के लिए -0 पॉइंट, क्रोमियम के लिए 0.74, -0.74 आ गया। अब देख अब यहाँ पर क्या होगा, -0.74 आ, देख यहाँ पे अब तेरा क्या हो गया, ई नोट सेल की वैल्यू निकल गई। ई नोट सेल की वैल्यू कैसे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से तेरी ई नोट सेल की वैल्यू निकल गई। कैथोड हमारा कौन सा था, कैडमियम वाला, कैडमियम वाले की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर -0.40, माइनस ई नोट एनोड की वैल्यू, एनोड वाला कौन सा है, क्रोमियम वाला, क्रोमियम वाले की वैल्यू भी हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, -0.74 वोल्ट। -0.40 और -0.74 ये दोनों वैल्यूज़ हमें दे रखी है, तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, -0.74 प्लस 0.74 वोल्ट किसके इक्वल आ गया, 0.34 वोल्ट के इक्वल आ गया। ये तेरा ई नोट सेल आ गया। सबसे पहले तुझे क्वेश्चन के अंदर यही निकालना था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, ई नोट सेल। सबसे पहले तुझे ई नोट सेल निकालना था, वो तूने निकाल लिया, पहली रिएक्शन की बात हो रही है। अब ई नोट सेल निकालने के बाद तेरे से क्या बोला गया, कैलकुलेट करना है तुझे डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला तुझे पता है, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, -NF ई नोट सेल के इक्वल हो जाता है, ई नोट सेल के। और डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, -2.303 RT लॉग के। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके अब हमें आगे इस इक्वेशन के अंदर और मूव ऑन करना है। ठीक है, अब ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ तक तेरी आ गई। अब माइनस डेल्टा एफ जी क्या है, -NF ई नोट सेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी n की वैल्यू अब एक बार 6 निकल गई ना, तो हर जगह 6 ही यूज़ करेगा। ये नहीं है कि पहले तो 6 यूज़ कर ली और बाद में कुछ और यूज़ करेगा, पहले 6 यूज़ किया तो अब भी हर जगह 6 ही यूज़ होगी वैल्यू। ठीक है, अब -NF ई नोट सेल, n की वैल्यू 6, f की वैल्यू हमेशा 96500, ई नोट सेल हमने 0.34 निकाला है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा आएगा -196,860। ये किस में आएगा, जूल में। जूल को किलो जूल में मल्टीप्लाई करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देगा, 1000 से डिवाइड करेगा तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 196.86 किलो जूल पर। ये तेरी किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा जी नोट की। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू से तू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, अब इससे तू आसानी से अब हमारे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिख लिया, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के माइनस, अब ये जो ये वैल्यू है ऊपर आई है वो लिख दी जी नोट की। अब वही 2.303 8.314 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये हमारी जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू किस में होती है, जूल में। जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और ये 298 जैसे हमने डिट्टो सेम पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे का वैसा एज इट इज़ करा है। अब इसको चेंज करूँगी 196.86 को, तो क्या लिखूँगी 196.8 इंटू 10⁻⁻2 सेम। बाकी जो 23038.314 10⁻⁻6 आ जाएगा इनके साथ, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था। कैसे करके दिखाया था, 2.303 को लिख सकते हो 2303 इंटू 10⁻³
और अब इंटू क्या है 8314 इंटू 10⁻⁻3। इन दोनों को कंबाइंडली क्या लिख रखा था 10⁻⁻6। यही मैंने यहाँ पे कर रखा है इज इक्वल्स टू लॉग के। समझ आ गया यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻3 क्या आ जाएगा 10⁻⁻9। ऊपर क्या 10⁻⁻2। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगी प्लस में चला जाएगा, क्या बनेगा 10⁻⁻2 प्लस 9 क्या बन जाएगा 10⁻⁻7 बन जाएगा। ठीक है, अब ये log के इक्वल आ जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब देख अब नेक्स्ट में क्या हुआ, ये 10⁻⁻7 हमारा ऊपर 10⁻7 हमारा ऊपर आ गया। और इन सब को जब तू मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 34.05 34.5014 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करेगा जब तू इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेगा और इससे डिवाइड करेगा ऊपर वाली टर्म से, तो फिर तेरे को ये वैल्यू देखने को मिलेगी। अब ये तू मल्टीप्लाई डिवाइड तो खुद करके देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग है, इधर लेके जाऊँगी दूसरी साइड एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। और मैंने बताया था जब एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं तो जो पॉइंट से आगे होता है वो 10⁻⁻ में चला जाएगा और इसका एंटी लॉग की वैल्यू ये होती है। अब एंटी लॉग में देखो हर एक क्वेश्चन में 2-3 का तो जो 3-4 क्वेश्चन में आ रहा है वो तो अभी याद कर ले। बाकी मैं तेरे को एंटी लॉग निकालना सिखा दूँगी अलग से। एंटी लॉग पूरा अलग से एंटी लॉग टेबल होती है उसकी हेल्प से निकाला जाता है एंटी लॉग, तो वो मैं तेरे को बता दूंगी। या तो तेरे को अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ही हो एंटी लॉग की वैल्यू, या फिर तू एंटी लॉग तक भी लिख के छोड़ाएगा तो भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मैक्स टू मैक्स आधा नंबर कटता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी नंबर नहीं कटता। ठीक है, अब ये तेरे के की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग की वैल्यू निकाल करके। ठीक है, ये तो इजीली तो लिख ही सकता है, बस ये तो ध्यान रखियो। बाकी कुछ नहीं, तो कम से कम जो तेरी मतलब जो भी पॉइंट से पहले वाली टर्म है उसको 10⁻⁻ में ले जाइयो। बाकी इसको ऐसे लिख के छोड़ दियो एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट में जो ये बचा 10⁻⁻ आने के बाद 0.5014 बचा ना इधर, तो और ये इंटू 10⁻34। अगर ऐसे भी लिखाएगा तो भी जनरली नंबर या तो काटते नहीं है, और काटते हैं तो आधा काटते हैं। और अगर एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी होगी तो और ही आसान हो जाएगा तेरे लिए। अपना पॉइंट जैसे अब इसकी वैल्यू ही डायरेक्ट तेरे को दे रखी है 0.5014 की क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे भी गिवन होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये भी डिट्टो सेम है, वो जैसे रिएक्शन दे रखी है सेकंड पार्ट की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन देखो शो कर रही हूँ। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो डायरेक्ट दे रखा है क्या कि आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। +2 किसके अंदर जा रहा है +3 के अंदर, +2 +3 के अंदर जाएगा तो क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या होगा हमारा एनोड, और Ag पॉजिटिव अगर Ag के अंदर जाएगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रिडक्शन, मतलब कैथोड। भाई ई नोट सेल निकालना है तो ई नोट सेल क्या होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड की वैल्यू दे रखी है हमें 0.80, ये क्वेश्चन में गिवन है। एनोड की दे रखी है 0.77 वोल्ट। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड 0.80 में से 0.77 माइनस करेगा तो क्या आएगा 0.03। अब देख अब यहाँ पर ना ये दूसरी रिएक्शन आ गई है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 6 नहीं होगी, ये ध्यान रखियो। कहीं तो इसके अंदर भी भाई सेकंड पार्ट इसका ही है तो उसमें एन की वैल्यू 6 थी तो इसमें भी एन की वैल्यू 6 होगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एन की 6 थी लेकिन इसके अंदर एन की वैल्यू 6 नहीं है। इसके अंदर देख कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इस रिएक्शन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और इधर भी दूसरी रिएक्शन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सेम है। रिएक्शन दोनों कैसी है बैलेंस्ड रिएक्शन है, और बैलेंस्ड रिएक्शन है तो हमें किसी और चीज़ को ऐड या सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब डेल्टा जी कैसे निकलेगा -NF ई नोट सेल -NF ई नोट सेल एन क्या है 1 और एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट 96500 ई नोट क्या है 0.03 वोल्ट। अब जब तू 0.03 को 96500 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2895 जूल पर मोल। अब ये हमेशा पहले जो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आते हैं तो जूल में आता है, फिर उसको किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब लास्ट से 3 डिजिट आगे ला के पॉइंट लगा देंगे। 8 से आगे हमने ला के क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। 8 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमारा किस में चला जाएगा किलो जूल पर मोल के अंदर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा।
अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, सबसे पहले एनोड कैथोड पहचान के ई नोट की वैल्यू निकालनी थी। ई नोट की वैल्यू निकाल ली। ई नोट के बाद हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी थी। डेल्टा जी की वैल्यू भी निकाल चुके हम। अब डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, -2.303 RT लॉग के। वही सेम टू सेम तरीका, बिल्कुल डिट्टो सेम, हर एक ही तरीका सभी क्वेश्चन के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा इसके बाद, अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालने के बाद सेम जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। डेल्टा जी नोट 2.303 8.314 बाई 10⁻³ और बाई 298 केल्विन लॉग के। -3 से -3 कट गया, इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो -6 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लॉग के की वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाती है 0.5074। और जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.2। हमारी वैल्यू क्या आती है, 3.22 हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हमारा एंटी लॉग जब सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू 3.22 निकल के आ जाती है एंटी लॉग सॉल्व करने के बाद। अब वही है, जब भी देखो ये जो कांस्टेंट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो देखो एंटी लॉग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर लॉग आ रहा है। बाकी किसी जगह लॉग में कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉनेस्ट इक्वेशन है तो लॉग 10 तक की वैल्यू याद कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट अब एंटी लॉग में तो हर जगह वैल्यू याद नहीं रख सकता, तो जनरली 99% केसेस में तो एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें दे रखी होती है, क्योंकि स्कूल वाले टेबल जनरली नहीं देते तुम्हें निकालने के लिए। अगर 1% नहीं दे तो फिर तो यहीं तक छोड़ के आ जाइए, मैक्स टू मैक्स आधा नंबर, वरना अगर ये भी लिखा होता है और वैल्यू बिल्कुल सही आ रही होती है तो कोई भी नंबर नहीं काटता, ठीक है। जनरली दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई ये क्वेश्चन कैसे निकला। बस यही है, रिएक्शन देखो देखनी है कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस तेरे को यही ध्यान रखनी है, +2 +3 में जा रहा है, मतलब जो इंक्रीज है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ज़्यादा में जा रहा है, कम से ज़्यादा में जा रहा है, जैसे +2 कम है, +3 ज़्यादा है, ज़्यादा में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का तो फिर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, तो रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी। और गेन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का मतलब कम से ज़्यादा में जा रहा है तो क्या होगा, गेन, ज़्यादा से कम में जा रहा है तो क्या होगा, लॉस, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करते हैं कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी ध्यान रखिए, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होता है, रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दो बातें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए तुझे ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन के लिए तुझे पहली क्या बात ध्यान रखनी है, पहली बात जो तुझे ऑक्सीडेशन के लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन के अंदर दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है किसके बारे में, रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख लियो एक जगह बात, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज करती है हमारी। अब जैसे एग्जांपल हम यहीं पे यही ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, +2 किसके अंदर जा रहा है, +3 के अंदर। +2 किस में गया, +3 के अंदर गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, ठीक है। ये हमेशा की फिक्स चीज़ें हैं। अब देख, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 किस में जा रहा है, 0 के अंदर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 0 है, +1 इज गोइंग टू 0। अगर +1 0 के अंदर जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज का मतलब क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। और ये याद करने का भी एक तरीका है, वो भी मैंने तेरे को बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनोड एन ऑक्स और रेड कैट, याद करने का तरीका।
एनॉक्स और रेड कैट। एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन और कैथोड का और कैट का मतलब कैथोड। एनॉक्स, रेड, कैट। इस तरीके से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन। रिएक्शन तो तेरे को दे ही होगी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और इस बेसिस पे हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें फाइंड करनी थी। डेल्टा जी की वैल्यू इन दोनों क्वेश्चंस के लिए सारी चीज़ें हमें दे रखी थी, चारों वैल्यूज़ दे रखी थी हमें, जो ई नोट की है, रिएक्शंस दे रखी थी। अब रिएक्शन के अंदर बहुत आसान है तेरे को निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, +2 से ऑक्सीडेशन, +1 से 0 में जा रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई थी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। समझ आ गई ये सारी बातें तुझे? तो बहुत आसान हो जाएगी तेरे लिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देख, आगे अब नॉन नेस्ट इक्वेशन के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। चारों क्वेश्चन अभी तक देख, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो तेरे को रिएक्शन दे दे और तेरे से रिप्रेजेंटेशन लिखवा ले, या फिर तेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दे, तेरे को रिएक्शन बनानी हो और ई सेल की वैल्यू या डेल्टा जी नोट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो। सबके लिए तरीका सेम ही रहता है, बस फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, कुछ भी कर ले फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब देख, अब क्या है, राइट द नॉनेस्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या चल रहा है, राइट द नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल्स। अब इन सेल्स के लिए तेरे को क्या करना है, तेरे को इन सेल्स के लिए नॉनेस्ट इक्वेशन की वैल्यू लिखनी है। नॉनेस्ट इक्वेशन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे अब हम? अब देख, अब इसके अंदर देखो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तेरे को एनोड और कैथोड पहचानना है, बेसिकली सेल रिएक्शन लिखनी है। अब ए बी सी, वही रूल दोबारा से, ए बी सी रूल, ए बी सी। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, एनोड, पहले रिएक्शन पे चल रही हूँ, ये ब्रिज, और ये क्या है, कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहली रिएक्शन देख, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, mg किस में जा रहा है, ये तुझे यहीं से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस में क्या चेंज हो रही है। mg किस में जा रहा है, mg+2 के अंदर, और कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर के अंदर। ठीक है, तो mg किस पे जा रहा है, mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा पक्का, क्योंकि 0 से 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और ए पे हो रहा था, पहले सबसे पहले लिखा हुआ था, मतलब एनोड था, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज होगा, क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने को कहा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पहले इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 हैं, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। इधर साइड लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, रिएक्टेंट साइड में एक mg बच गया, एक कॉपर 2 पॉजिटिव बच गया, इधर साइड क्या बच गया, mg+2 और 2 कॉपर बच गया। और n की वैल्यू क्या आ गई, रिएक्शंस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, तो क्या आ गई n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। समझ आ गया क्या करना है? सबसे पहले तूने जो भी तेरे को रिप्रेजेंटेशन दे रखी है उससे रिएक्शन बनानी है। रिएक्शन कैसे बनाते हैं, एबीसी रूल से। एबीसी क्या है, एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ब्रिज का कोई मतलब नहीं है, ब्रिज बस दिखा रहा है एनोड और कैथोड को अलग अलग करके। ठीक है, अब इस तरीके से ये बात हमने सबसे पहले रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा। अगर दोनों रिएक्शंस के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो n की वैल्यू डायरेक्ट वही हो जाएगी, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल गई। अब नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमारे 2 है, mg+2, हमारे पास 2 प्रोडक्ट है यहाँ पे, mg+2 और कॉपर, और क्या है, mg और कॉपर 2+। mg कॉपर क्या है, प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1। mg क्या है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1। अगले स्टेप में क्या है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कर रखा है मैंने, बस यहाँ पे उन दोनों को रिमूव करके बस यहाँ पे ऊपर mg+2 लिख रखा है, नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव लिख रखा है। अब ई नोट सेल भी हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, हमें इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। देख यहाँ पे ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट ई नोट सेल नहीं दे रखा। अब तेरे को 2 वैल्यूज़ काम आएंगी यहाँ पे, एक तो मैग्नीशियम वाली और एक कॉपर वाली।
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तेरे को देखना पड़ेगा कॉपर क्या है तेरा, कैथोड। कॉपर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह, और मैग्नीशियम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ई नोट सेल कैसे निकालेगा तू, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड, कैथोड तेरा कॉपर वाला था, तो जो तेरी वैल्यू दे रखी है कॉपर वाले की क्या है, 0.34 वोल्ट दे रखी है कॉपर वाले की वैल्यू तेरे को, और यहाँ पर एम जी वाले की -2.37 वैल्यू दे रखी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देगा, ठीक है। और बाकी जो ये वैल्यूज़ है ना, तो को सारी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। जैसे इसकी कंसंट्रेशन है, ये भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.001 और 0.0001। अब 0.001 को 10⁻⁻3 लिख सकती हूँ, और इसको 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ। ये बात समझ ले, अगर समझ आ गई है तो ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻3। इसको क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ आसानी से, ठीक है। अब कॉपर की 10⁻⁻4 और मैग्नीशियम की 10⁻⁻3। मैग्नीशियम की क्वेश्चन से 10⁻⁻3 थी, कॉपर की 10⁻⁻4 थी, वही डायरेक्टली लिख दिया। अब जीरो और क्या कर रखा है मैंने, 0.0591 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा 0.05, ठीक है। अब ये 10⁻⁻4 को ऊपर लेके जाऊंगी, क्या आएगा 10⁻+4 +1 बच जाएगा। 10⁻³ +4 किस में चेंज हो जाएगा, 10⁻+1 में आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। इसके बाद ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी 0.34 थी, माइनस एनोड की ये थी। दोनों के बीच में माइनस माइनस 2 बार आ रखा है, तो माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा मेरा 2.71, यहाँ तक आ गया। अब log 10⁻1 है यहाँ पे मेरे पास, log 10⁻1। इसको सॉल्व कैसे करूँगी, 1 आगे आ जाएगा, और log टू द बेस 10 क्या होता है 1, तो 1 × 1 क्या होगा 1, ठीक है। अब इसको क्या कर दूँगी यहाँ पे 1, इस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, मतलब इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या आएगा, एज इट इज़ यही आ जाएगा ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, तो मेरा क्या आ गया 2.68 वोल्ट। यही मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। देखो समझ आ गया अब किस तरीके से अगर कोई भी नॉनेस्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो तुझे सॉल्व करना है। हमेशा या तो सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दे रखा होगा तेरे को एनोड और कैथोड पता लगाना है। अब ये ध्यान, ये तो इजी है ना, एनोड तो आगे वाला होगा ए वाला, कैथोड ये होगा, ये बीच का ब्रिज है। बस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन लिखनी है। बस तुझे ये समझना है कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 से 2 में जा रहा है कितने का चेंज है, 0 से 2 में जा रहा है कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। तो ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो 2 का लॉस दिखा देगा। और अगर यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो हमारे पास गेन वाली रिएक्शन दिखानी है, उसके अंदर तेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। बाकी सब कुछ तेरे को दे ही रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस बहुत इजी तरीके से हो रहा है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, बस कोई रिएक्शन से तेरे को पता चल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा ये क्वेश्चन। ट्राई करियो, ट्राई करके देखियो, एक बार करेगा 2 बार करेगा आ जाएगा समझ में, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। मैं एक एक चीज़ समझा रही हूँ, एक एक छोटी से छोटी बात भी इसलिए बता रही हूँ ताकि तेरे को अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो दिमाग में तो फिर वो क्लियर हो जाए, तेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड देख, सेकंड के अंदर तेरे को क्या दे रखा है, सेकंड के अंदर भी फिर से ये आयरन, आयरन +2 के अंदर चेंज हो रहा है। वही 0 से किस में जा रहा है, +2 में ए वाली साइड है, ABC रूल, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लिख दिया डायरेक्ट। देन क्या है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2 के अंदर जा रहा है, तो 2H पॉजिटिव दिखा दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसके अंदर जा रहे हैं, H2 के अंदर। तो क्या है 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जा रहे हैं, H2 के अंदर। रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, ओवरऑल रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये दोनों एक दूसरे को अगर काट रहे हैं ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी क्या बचा, आयरन बचा, यहाँ आ गया 2H पॉजिटिव आ गया, आयरन 2 पॉजिटिव का आयरन 2 पॉजिटिव और H2 का H2 आ गया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2।
अब जब हम नॉनेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या है नॉनेस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल दैट वुड बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आयरन 2 पॉजिटिव H2 दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आयरन, और ये ध्यान रखियो यहाँ मैंने 2 H पॉजिटिव लिखा है तो H पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तेरे को यही बताया था कि जो जहाँ पर चीज़ दे रखी है स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है तो वो स्क्वायर की फॉर्म में ली जाएगी, मतलब जो भी स्टोशियोमेट्री दे रखी है बेसिकली वो पावर की फॉर्म में ली जाएगी, स्टोशियोमेट्री पावर में ले लिया तो गलत हो जाएगा। और बाकी जो H2 है वो प्योर गैस है तो इसकी कंसनट्रेशन 1, आयरन प्योर सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर रखा है, ई नोट सेल को लिख रखा है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, बाकी एन की जगह 2 रख दिया और इन दोनों को एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दिया। बाकी हमें ई नोट कैथोड, कैथोड हमारा कौन सा एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर तेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब ये नहीं है तू ये कहे कि क्वेश्चन कम है या क्वेश्चन खराब है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की चाहे दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, तूने ऑटोमेटिकली 0 मान लेनी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0 माइनस एनोड की 0.44 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, माइनस 0.44, ये ध्यान रखियो। ठीक है, इसके बाद क्या है, 0.0591 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और Fe की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं है, H पॉजिटिव हमारी गैस है ना, H पॉजिटिव आयन 1 दे रखा है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 1 दे रखी है H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देख क्या दे रखी है 1 मोलर, और ये क्या 0.001, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻³ ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख के अब आगे बस सब्सटीट्यूट कर रखी है वैल्यू 10⁻³ बाय 1, तो 10⁻³ एज इट इज़। अब ये माइनस माइनस है, यहाँ से ये प्लस हो गया, ये बात समझ आ गई, ये माइनस 0.025 नहीं, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया ये देख ले, log 10⁻³ को सॉल्व कर रहे हैं, log 10⁻³ वही जो भी आगे है वो आगे आ जाएगा, पावर में है वो आगे आ जाएगा, -3 आगे आ गया, इंटू log टू द बेस 10, log 10 क्या होता है 1, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा -3, तो आ गई है -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस वाली टर्म को माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 0.0885 को अगर तो इसमें ऐड करेगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, ये सारे बिल्कुल एक तरीके के क्वेश्चन है, ये जो चारों पार्ट्स है को चारों क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये चारों डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस मेटल का फ़र्क कर रखा है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो सेम है, किसी में भी कोई भी फ़र्क नहीं है, सारे के सारे का तरीका सेम है, बस एनोड और कैथोड पहचानना है, रिएक्शन लिखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और सॉल्व करना है, बस रिएक्शन तो सब में यही है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सभी में एक ही फॉर्मूला है, बाकी ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वेरियस इलेक्ट्रोड है उनकी वैल्यू तेरे को दे ही रखी है, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि जो तेरे को ना दे रखा हो, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तेरे को दे रखी है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखियो, अब आगे देखेंगे ना तो हाफ Br2 की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमें एक ही Br का आइटम लेके चलना है, आगे आगे हम एक ही Br का आइटम लेके चलेंगे, 2 लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल हाफ की टर्म्स में दे रखा है, तो हम हाफ लेके चलेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अब देख 2 पार्ट हमारे हो गए, अब थर्ड देखते हैं फिर फोर्थ देखेंगे, बस ये फोर्थ 4 ही पार्ट है हमारे, चारों एक जैसे क्वेश्चन है, चारों को एक एक बार ट्राई कर ले, लिख के देख ले, 2 बार लिख के देखेगा, ये सारे क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और इन्हीं में से आ जाएगा तेरा कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई तो एज इट इज़ सिमिलर, नहीं तो इसी टाइप का, अगर समझ रहा है तेरे को समझ आ रहा है तो कोई और भी होगा तो तेरे से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, Sn किसके अंदर चेंज हो रहा है, Sn2 पॉजिटिव के अंदर, और H पॉजिटिव वही H2 गैस के अंदर, ये तो सीधा सा है, यहाँ पर A B C एनोड ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे इसकी, Sn किस में चेंज हो रहा है, Sn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और 2 H पॉजिटिव गेन करेंगे किस में चेंज हो जाएंगे, H2 के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसलिए मैं 2 H पॉजिटिव लेके चल रही हूँ, अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 लेके चल जाती, क्योंकि Sn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना, 0 से किस में जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या होगी कैथोड, पूरी रिएक्शन
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, n की वैल्यू क्या आ गई 2। बाकी ये बच गया SN एज इट इज़, 2H पॉजिटिव H2 और SN2 पॉजिटिव। ये ओवरऑल रिएक्शन बन गई हमारी। इसके बाद हम नॉनेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 0.0591 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आता है हमारा SN2 पॉजिटिव, प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय SN। और ये अब H2 गैस का प्रेशर क्या होगा, प्योर गैस के लिए 1, प्योर सॉलिड के लिए 1, ये दोनों को रिमूव कर देंगे। और जो हमें क्वेश्चन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.020 और 0.050, इनको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई नोट सेल किसके इक्वल होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हमारा कैथोड कौन सा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0, और एनोड के लिए हमें -0.14 क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ऊपर सबसे जब क्वेश्चन में लिखी हुई है तो सारी वैल्यू दे रखी है, वहाँ से देखनी है। 0.051 0.050, यहाँ पे ये हमने वैल्यू इसकी निकाल ली थी। SN2 पॉजिटिव के लिए क्या है 0.020, ठीक है। ये 0.05 एज इट इज़ ले लिया, 0.020 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव मैंने 2 लिए थे, तो यहाँ पर 2 H पॉजिटिव लिए थे, तो ये यहाँ पे मेरा स्क्वायर चल रहा है। ये बात ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर H पॉजिटिव 2 ले रही हूँ तो मेरे को स्टोशियोमेट्री पावर में लेकर के जानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात और देख, अब यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ पर जो माइनस है, दोनों जगह माइनस है मेरे पास, तो ये माइनस और माइनस मिल करके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो यहाँ पे प्लस 0.40 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब 0.05 को मैं लिख सकती हूँ ना 5 × 10⁻⁻², और अगर 0.02 को लिखूँ तो 2 × 10⁻⁻², और इसका कंप्लीट का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 10⁻⁻² इंटू 2 क्या होगा 10⁻⁻4 होगा। तो इसको लिख सकती हूँ अगले स्टेप में 4 × 10⁻⁻4, और इसको लिख सकती हूँ 5 × 10⁻⁻2। ये बात समझ आ गई। अब 10⁻⁻4 को मैं ऊपर लेकर के जाऊँगी, 10⁻+4 हो जाएगा, और ये पहले से क्या 10⁻⁻2, तो -2 + 4 क्या हो जाएगा +2 बन जाएगा। यही कर रखा है, बाकी इधर का और एज इट इज़ सेम चल रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी चेंज नहीं कर रही, डिट्टो सब मैं एक साथ उतारती जा रही हूँ बस, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 5 × 10⁻⁻2 अपॉन 4, तो ये क्या है मेरा log A अपॉन log B। यहाँ पर दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो log A × log B, और ये log A अपॉन log B। एक तो ये है, एक ये है, तो log A + log B माइनस log 4। क्यों, पहले तो मैंने इसको ऐसे खोला है, log A अपॉन log B क्या होता है log 5 × 10⁻⁻2/4 था ना, तो इसको मैंने ऐसे खोला है log 5 × 10⁻⁻2, और माइनस में आता है log 4। ये log A अपॉन B का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, log B को तो एज इट इज़ रहने, ये log 4 को तो एज इट इज़ रहने दिया, इधर वाली टर्म को मैंने और खोल दिया। मेरा क्या था यहाँ पर मेरा था log 5 × 10⁻² था, तो इसको मैंने और कैसे लिख दिया log A × log B, तो क्या होता है log A + log B log B, तो B क्या 10⁻²। इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया, और इन दोनों को खोलने के बाद मेरे ये टर्म है ये मेरी यहाँ पे निकल के आई। अब तुझे समझ आ गया ये क्या किया। बाकी नेक्स्ट स्टेप में और बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख रखा है, उतार रखा है। log 5 की वैल्यू लिख रखी है, log 4 की वैल्यू लिख रखी है, और अब log 10⁻², इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं हर चीज़ बताती आ रही हूँ। log 10⁻² पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो क्या होगा 2 log 10 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 2 × 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है 2 लिख रखा है। अब इस दोनों को ऐड कर दूँ तो 2.698 माइनस 0.602, इसको माइनस करूँ क्या आएगा 2.096।
अब 2.096 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी 0.0295 से तो मेरे को मिलेगा 0.0618। जब मैं 0.14 में से 0.0618 माइनस करूँगी तो मेरे को मिलेगा 0.0782 वोल्ट, 0.0782 वोल्ट। अब मेरी ये आ गई किस चीज़ की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी, ये ध्यान रखियो। बस कैलकुलेशन का टफ थोड़ा सा लॉग वाला पार्ट है कि लॉग वाले पार्ट में हो सकता है तुझे सॉल्व करने में दिक्कत। तो वैसे मैंने तेरे को बता दिया, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ी सी वैल्यूज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना कुछ लॉग की वैल्यू लिख दिया कि अगर तेरे को कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो वो दिक्कत भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये सारी लॉग की वैल्यूज़ याद रख लियो। लॉग की वैल्यू मैंने तेको पहले भी याद कराई थी, पिछली 11th क्लास में भी, तो भी तूने करी थी, तो अब तेको वैसे भी आसानी पढ़नी है। ये log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6020, log 5 0.698, log 6 0.778, log 7 0.845, log 8 0.9030, log 9 0.954, log 10 1। वैसे मैं सेफ्टी के लिए याद करवा रही हूँ जनरली, बट हमारे क्वेश्चन में ना दी होती है लॉग की वैल्यू। लॉग है, एंटी लॉग है, इनकी वैल्यूज़ दे ही रखी होती है क्वेश्चन के अंदर। 99% केस में तो दे रखी होंगी लॉग की वैल्यू, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस हाँ 1% हो सकता है ना दे रखी हो, तो 1% के लिए ही बस हमें ये वैल्यू याद रखनी है, अदरवाइज़ 99% केस में तो हमें ये वैल्यू दे ही रखी होती है। देख, अब ये 3 पार्ट तो हो गए, अब ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर जो रिएक्शन है वो देख, वो क्या दे रखी है इसके अंदर। एक दोनों ही गैस दे रखी है, एक Br2 दे रखी है और एक देखो H पॉजिटिव वाली H2 गैस दे रखी है। ये Br2 क्या है, एनोड, और ये H2 कैसे एक्ट कर रही है एज कैथोड। तो इसके अंदर आगे हम क्या कर रहे हैं, देख मैंने डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ लिखी है, तो एक बार उसको भी देख लियो, सेल रिप्रेजेंटेशन को भी पीछे। उसके अंदर सारी वैल्यूज़ है, डिट्टो का डिट्टो सेम है, सच कुछ भी चेंज नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। बस यही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, सब में एक ही काम करना है बस। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे कैथोड पे ले चाहे एनोड पे ले, वो ज़ीरो मानना है। ये ध्यान रखियो, 99% केस में ना तेरे को यही कंफ्यूज करते हैं कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देते ही नहीं है। तो इसलिए सबको ये लगता है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो हम उसका कैसे सॉल्व करें। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहाँ भी तेरे पास आ जाए, तेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो लेकर के चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे Br नेगेटिव था हमारा, Br2 के अंदर चेंज हो रहा था, तो Br नेगेटिव, 2 Br नेगेटिव Br2 में चेंज होगा तो 2 Br नेगेटिव होंगे, और 2 Br नेगेटिव होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2। अगर एक एटम होता तो एक इन्वॉल्व होता, 2 Br है तो 2 होंगे। मैंने ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया, अगर तू एक लेगा ना तो तेरे को हाफ Br2 करना पड़ेगा, तो तू 2 ही लेके चलियो, एक का चक्कर ही मत कर। ठीक है, अब 2 Br2 है। अब यहाँ पर सिमिलरली 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, H2 के अंदर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है नोड पे, यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ है हमारे पास, रिडक्शन। अभी ओवरऑल रिएक्शन लिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेंगे, 2 Br नेगेटिव और 2 H पॉजिटिव, और इधर Br2 और H2 गैस। N की वैल्यू क्या आएगी, 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम ये सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, सेल रिएक्शन क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, दोनों प्योर गैसेज हैं H2 और Br2, तो दोनों का क्या होगा 1, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ 1 लिख दिया था। ठीक है, और ये दोनों के जो है स्टोशियोमेट्री है, दोनों के आगे 2 2, तो दोनों का स्क्वायर होगा यहाँ, H पॉजिटिव का भी और Br नेगेटिव का भी। अब ई नोट सेल किसके इक्वल होगा, ई नोट सी मतलब ई नोट कैथोड, और ई नोट ए का मतलब क्या है, ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ये क्या है, 0.0591/2 लॉग 1 कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर और कंसनट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव का स्क्वायर। कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या है, 0.03 का स्क्वायर, और Br नेगेटिव क्या है, 0.01। अब 0.03 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 10⁻⁻²। अब इसका स्क्वायर करूँगी तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 10⁻⁻² का क्या होगा 10⁻⁴, वही कर रखा है। और 0.01 का स्क्वायर मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको 1 × 10⁻² का स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर, और 10⁻² × -2 क्या होगा 10⁻⁴।
ये बात समझ आ गई। ई नोट कैथोड, अब कैथोड हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है एज, यहाँ तक बात पहले तो देखिए, यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये पॉइंट हम यहाँ तक कैसे लेकर के आए, ये वाला स्टेप यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद देख अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर जो ये है ये तो डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया 0.0295, ये आ गया। अब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाली बात जो है, कैथोड हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का हमने क्या ले लिया 0, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का हमें दे ही रखा होगा, तो दे रखा है तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये भी आ गया ऊपर से एज इट इज़ सेम। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब 10⁻⁻4 और -4 क्या होगा, 10⁻⁻8, नीचे ऊपर लेके जाएंगे 10⁻+8 और 9 नीचे रह गया। अब ये फिर से वही आ गया log a अपॉन log b, log 10⁻8 अपॉन 9, log a क्या होगा log 10⁻a माइनस log 9, log a अपॉन log b क्या होगा log a माइनस log b, यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है log a माइनस log b, बाकी सही में एज इट इज़, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ उतर के आ रही है। ठीक है, ये आ गई। अब log 9 की वैल्यू तेरे को याद करनी पड़ेगी, ये तूने डायरेक्ट log 9 की वैल्यू लिख रखी है। अब यही log 10⁻8 को तेरे को सॉल्व करना है। log 10⁻8 कैसे सॉल्व होगा, 8 आगे आ जाएगा, 8 log 10 क्या होता है 1, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8 माइनस दिस, अब 8 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा, और अब मैं इस वैल्यू को अगर मैं 0.0295 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.207। अब माइनस 0.207 माइनस 1.08, इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -1.28 वोल्ट। समझ आ गया। इस तरीके से नॉन एस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। ये नॉन एस्ट इक्वेशन का आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो नॉन एस्ट इक्वेशन पे बेस दे रखे हैं, ये चारों दे रखे हैं, इनमें से आने के चांसेस काफ़ी बनते हैं नॉन एस्ट इक्वेशन पे। तो अच्छे से कर लियो, 2 बार इनको लिख के देख लियो, समझ लियो, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर लियो। नॉन एस्ट इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन डेल्टा जी के या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दियो। वैसे मैंने मेरी तरह से पूरी कोशिश करी है कि देखो समझ आ जाए, बाकी फिर भी कोई हो दिक्कत तो मेरे को बता दियो। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी डेल्टा जी और ई नोट सेल निकालना है। देख अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है हमें, ये ध्यान रखियो, हर क्वेश्चन के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तेरे लिए कि हम ना जब भी ई नोट सेल निकालते हैं हम क्या करते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हम यही करते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। लेकिन ये हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका मतलब हमेशा यही होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अब यहाँ पर देख इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन द वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स, तेरे को रिएक्शन दे रखी है और तेरे से बोल रखा है डिटरमाइन डेल्टा जी एंड ई नोट सेल। तो डेल्टा जी और ई नोट सेल निकालना है। सबसे पहले हम हमेशा ई नोट सेल निकालते हैं और तेरे को गिवन रिएक्शंस दे रखी है, जैसे Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये जो ये ऑक्सीडेशन और एनोड है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, ये आंसर का पार्ट है, क्वेश्चन में तेरे को यही दे रखा है। क्वेश्चन मैंने अब कर दिया है, ये छुपा दिया रेड से, तो इसके अलावा ये क्वेश्चन दे रखा, ई नोट ये और ई नोट की वैल्यू दे रखी है और ये रिएक्शन दे रखी है और ई नोट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इतना तेरे को दे रखा। अभी इससे तेरे को आइडिया लग गया कि जो Zn है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ना अब यहाँ पर ये नहीं शो कर रखा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये रिडक्शन। तो अगर कोई भी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सामने है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन। और इसके सामने जो पोटेंशियल लिखा होगा वो क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट थी समझने वाली कि अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना कर रखा हो क्वेश्चन के अंदर कि तेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन, तो जो पोटेंशियल जिस रिएक्शन के सामने दे रखा हो वो उसी का पोटेंशियल होता है। तो जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सामने है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये रिडक्शन रिएक्शन के सामने है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ में आ गई।
अब देख, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल क्या होगा, एनोड और कैथोड तो पता चल गए नॉर्मली, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। तो ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और एन की वैल्यू भी तुझे दिख गई है यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है 2, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तेरे को ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड तो तेरे को रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रहा है, ये तो एज इट इज लिख देगा, लिख दिया 0.334 माइनस, अब ई नोट एनोड, मैंने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है, लेकिन अभी मैंने तेरे को समझाया था कि यहाँ पर ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है मुझे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, -0.76 वोल्ट। तो क्या होगा, ये हमारा -0.76 वोल्ट यहाँ पे लिया जाएगा। ये बात ही बस समझने की थी, यहाँ पे जो 0.76 वोल्ट दे रखा है वो डायरेक्टली ना लेकर के -0.76 वोल्ट लिया जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये लिखते तो बार बार यही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन इसका मतलब ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो जो जिस रिएक्शन के सामने दे रखा है वो वही पोटेंशियल दे रखा है। सपोज अब ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सामने, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन में चेंज किया और फिर यहाँ पर लिखा, बस इतना ही चेंज था। बाकी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा। इसको माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0.334 प्लस 0.76 क्या होगा, 1.10 वोल्ट। यही तेरे से पूछा, तेरे से ई नोट सेल पूछा था, तूने ई नोट सेल निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है तेरे से, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन की वैल्यू क्या थी रिएक्शन के अंदर 2, दोनों रिएक्शंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या है 2, तो एन की वैल्यू 2। फैराडे हमेशा 96500 होता है। ई नोट सेल हमने अभी अभी निकाला, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आएगी -213,043.2 जूल पर मोल। अब ये वैल्यू आ गई, इसके बाद इसको जूल को किलो जूल में करने के लिए 3 डिजिट से आगे पॉइंट कर देंगे, तो 3 डिजिट से आगे जब मैं पॉइंट करूँगी तो क्या आएगा 213.04 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। समझ आ गई। यहाँ पर मेजरली जो नॉनेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन थे, डेल्टा जी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूरे हो गए। जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर और अपना काम कर। ठीक है।